नमस्कार, मैं अविनाश कुमार झा। और मैं नीरूपुरी। हम रोज़ की तरह आज भी 4 बजे लेकर के आए हैं आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस क्लास। और हर सत्र की शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी रखें। जिस प्रकार से आप आरामदायक महसूस करें उस स्थिति में आप बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आपको अपनी आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा हो तो आप अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं। आवाज़ें धीमी हैं या तेज हैं, दूर से आ रही हैं या पास से। लगातार या रुक रुक कर। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना, सांस का जाना महसूस करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लाएं और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। तो आज कहानी का दिन है। कौन सी कहानी लेकर आई हैं आप? जी, हम एक कहानी सुनने वाले हैं आज, जिसका नाम है बड़ा आदमी। तो शुरू करें? जी बिल्कुल नीरू जी। एक परिवार में माता पिता अपने बच्चे को बहुत ही कठिनाई के साथ पढ़ाने लिखाने का इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन जो बच्चा था वो ऐसा था कि वो अपने मित्रों के मोबाइल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, इन चीज़ों को देखकर प्रभावित हो जाता और बार बार चिड़चिड़ाने लगता, झुंझलाने लगता और अपने माता पिता से इन चीज़ों की मांग करने लगता। माता पिता बड़ी कठिनाई से कुछ चीज़ें उसे दिला पाते। अब उसे नई जिद छिड़ गई। उसको लगा मुझे तो मोटरसाइकिल लेना है। माता पिता की उतनी हैसियत नहीं थी कि उसे मोटरसाइकिल दिला पाते। उन्होंने मना किया कि हम तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते। और वो इतना झुंझलाया हुआ और इतना गुस्से में था कि एक दिन उसने सोचा कि मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाता हूँ। तो ऐसा सोचकर उसने घर छोड़ने का फैसला किया और चलते चलते उसने अपने पापा के जूते पहन लिए। दरवाजे पर निकलते निकलते उसका ध्यान पापा के पर्स पर गया, जिसको वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। उसने पापा का पर्स भी उठा लिया। सोचा कि चलो इसमें पापा का कुछ हिसाब किताब की पर्ची मिल जाएगी तो पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे जमा कर रखे। अब वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसके पाँव में जूते के नीचे से कील चुभने लगी। थोड़ा आगे चला तो जूता नीचे से फटा था,
ज़मीन गीली थी, उसके पाँव में पानी पानी का गीला एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि ये जूता कहीं फटा हुआ है और थोड़ी आगे पहुंच के वो एक बस स्टॉप पर बैठ गया। जैसे ही बैठा उसने सोचा चलो पापा का पर्स खोलकर देखा जाए कि उसमें क्या है। पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर लिखा था 10,000 रुपये उधार मोबाइल के लिए। उसे ध्यान आया कि पापा ने पिछले महीने उसे एक मोबाइल दिलाया था। और देखा तो एक छोटी सी पर्ची और थी, कोई हॉबी डे सेलिब्रेशन की पर्ची थी जिसमें दफ्तर में हॉबी डे मनाया गया था और पापा ने लिखा था उनकी हॉबी है नए जूते लेना। उसने सोचा कि पापा के जूते तो फट रहे हैं, पुराने हो गए हैं और माँ पिछले 2-3 महीने से उन्हें जूते लेने को कह भी रही थी, बट वो हर बार ये कह के टाल जाते थे कि कुछ समय और चलेंगे। उसने सोचा कि कैसी हॉबी है पापा की, नए जूते तो लिए नहीं। खैर, उसे एक और पर्ची नजर आई। जब उसने तीसरी पर्ची उठाई तो वो एक विज्ञापन था। और विज्ञापन क्या था? पुराने स्कूटर के बदले नई मोटरसाइकिल ले जाएं। इतना पढ़ते ही उसका माथा ठनक गया। उसे सारी बात समझ में आ गई। दौड़ चला वापस घर की तरफ। घर पहुंचा तो ना स्कूटर था और ना ही पापा थे। उसने आप देखा ना ताब विज्ञापन वाली पर्ची देखी और उस पास वाली दुकान के पास चला गया जिसकी वो पर्ची थी। और वहाँ उसने अपने पापा को खड़ा हुआ पाया और उनके गले लग गया और रोने लगा। बोला, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, और हाँ मुझे बड़ा आदमी तो बनना है, लेकिन बिल्कुल आपकी तरह। तो कैसी लगी कहानी अविनाश? कहानी मुझे तो अच्छी लगी, बाकी आप तय कीजिए आपको कैसी लगी। जी, तो कुछ चर्चा करें। मुझे लगता है कि कहानी का मकसद केवल कहानी सुनाना नहीं है। हम जो भी कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं, कहानियाँ ऐसी आपने बहुत सारी सुनी होगी, पर मकसद है यहाँ घर में सभी परिवारजनों के साथ बैठ करके कुछ प्रश्नों पर, कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करें। तो आप कुछ प्रश्न पूछने जा रही हैं। जी, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और जो मैं प्रश्न पूछूंगी मैं चाहूंगी अविनाश आप जवाब दें। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करें और इस पर चर्चा करें। मतलब आपका शायद ये है कि अभी तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, पर चूंकि वो लगातार हमें देख रहे हैं तो आप उसके बाद इन प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं अविनाश। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने माता पिता के साथ कभी जिद की हो दूसरों की चीज़ों से प्रभावित होकर? हाँ, एक ऐसा अवसर आया था। मैं हॉस्टल में रहा करता था और उस समय एक कंपटीशन चला करता था कि अखबार में आता था, जैसे सुडोकू होता है ना, उसी तरीके से आड़ा तिरछा कैसे भी जोड़िए तो टोटल जो है वो सेम आएगा। तो उसमें इनाम में वो एक कैमरे की बात करते हैं और मुझे बड़ी ललक थी कि मेरे पास कैमरा हो, मैं फ़ोटोज़ खींचूं। तो मैंने वो उनका जो क्वेश्चन दिया था उसे सॉल्व करके भेज दिया और वहाँ से रिप्लाई आया कि आप जीत गए हैं, आपको कैमरा मिलने वाला है, आपको केवल ना 300 रुपये VPP चार्ज देना है। और ये बात है लगभग 90 वाले दशक की। तो उस समय वो 300 रुपये मेरे परिवार के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी, पर पिताजी को जब मैंने चिट्ठी लिखी कि मुझे 300 रुपये चाहिए, आज भी उनकी सहजता याद आती है कि वो हॉस्टल लेकर पहुँचे। वो 10-10 रुपये की नए नोटों की गड्डी सी शायद उन्हें बैंक से सीधे निकाल के ला के दिया हो। वो मुझे पकड़ाया, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान रखना कई बार धोखे होते हैं। और हुआ भी लगभग वैसा ही, कैमरा किसी काम का निकला नहीं था। जी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न पूछने से पहले तुम्हारी बात को सुनते सुनते मुझे कुछ ध्यान आ गया। जी। जब मैंने अपनी BA करी और उसके बाद मुझे मेरा मन ये किया कि मुझे B.Ed करना है। और चूँकि मेरे परिवार में तो अधिकतर लोग जो थे वो बिजनेस वाले थे, तो इस तरह का कोई पहले किसी का अनुभव भी नहीं था नौकरी वाला।
ये मेरी जो इच्छा हुई मेरी अपनी एक मित्र को देखकर हुई कि वो हॉस्टल जा रही हैं और वो बीएड करने जा रही हैं। और सच्ची बात है, आज मैं सोचती हूँ तो मेरे पिताजी की शायद उस टाइम पे ये हैसियत नहीं थी मुझे वो हॉस्टल में भेज के पढ़ा सकें, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा और मैंने अपनी बीएड की। खैर, इस बात की उन्हें हमेशा खुशी और गर्व तो रहेगा ही कि मैं एक अध्यापिका बनी, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति में जिस तरह मुझे हॉस्टल भेजा, तो ये भी आज मुझे अचानक से एकदम से ध्यान आ गया। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए कि मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, गाड़ी, चश्मा, बढ़िया चश्मा, क्या ये सारी चीज़ें हमें सफल होने के लिए ज़रूरी हैं? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग तलाशिए और अपने घर में बातचीत करके बताइए, क्योंकि हमारा एक और मकसद भी है कि हम एक दूसरे के जवाबों से कहीं प्रभावित ना हो जाएं। हर व्यक्ति अपने मन की बात खुल करके रख सके, और जब सत्र में कोई बात रखी जाती है, सेशंस में कोई बात रखी जाती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा ये दिशा देने की कोशिश तो नहीं है। तो ऐसी कोई कोशिश नहीं है, ये तो केवल एक मंच है, एक माध्यम है जहां आप खुल करके चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सही नहीं समझा, गलत फहमी हुई आपको, और आपने उन्हें भला बुरा भी कह दिया होगा, और बाद में जब आपको अपनी स्थिति का पता चला कि शायद आप सही नहीं थे, शायद आप गलत थे, तो उस स्थिति में आपने क्या किया? इस प्रश्न पर आप घर में चर्चा करेंगे ही, लेकिन मुझे भी एक घटना याद आ रही है और मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल। तो कुछ समय पहले की बात है, बेटा मेरा बड़ा है, उस टाइम पे शायद 27 साल का रहा होगा। तो शाम को वॉक के लिए जा रहा था, जाते जाते दरवाजे पर रुका और उसने कहा कि मम्मी मेरी घड़ी रह गई है अंदर, तो प्लीज़ ज़रा घड़ी दे देंगे आप। मैं जल्दी से अंदर गई और घड़ी उठा के लाई। जैसे ही मैं बाहर आ रही थी, निकलते निकलते बेड से मेरा पाँव टकरा गया और वो थोड़ी ज़ोर से टकराया और मुझे एकदम से दर्द हुई, और उसको तो मैंने घड़ी थमा दी, लेकिन मैं वहीं दरवाजे के पास सोफे पर बैठ गई अपना अंगूठा पकड़कर। बेटे ने देखा, पूछा क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बेड का किनारा लग गया। उसने कहा ठीक है, और वो नीचे उतर गया। लेकिन शायद मुझे दर्द हो रही थी और मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरा बेटा मुझे रुके बिना, देखे बिना अपनी वॉक पे चला गया, और मुझे ये बहुत बुरा लगा और लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब वो वापस आया शाम को और उसे देखते ही, उसने मेरा चेहरा देखते ही समझ लिया कि मैं रोई हूँ। लेकिन उसने ये कहा कि आप रोए क्यों? मैं रुक जाता अगर आपको ज़ोर से लगी थी, इतना विश्वास आपको होना चाहिए था कि आप मुझसे कह पाते कि मुझे ज़ोर से लगी है, रुक जाओ। मैं इसलिए चला गया कि मुझे लगा कि ठोकर लगी है, कोई बात नहीं। तो ये मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसी गलतफहमियां भी हो जाती हैं जो मेरे साथ हुई, और तब से मुझे अच्छे से ये बात ठान ली मैंने कि हमारे बच्चे हैं, इतना विश्वास तो हमें करके चलना ही चाहिए कि यदि हमारी ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, हम तकलीफ़ में होंगे तो हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल। और ऐसा आपके घर में भी आपके अनुभव हो सकते हैं इस तरह के। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी घटना अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में याद आ जाए, तो आपस में जितना सहज होकर के जितनी शेयरिंग आप कर सकते हैं कीजिएगा। हर बात कई बार ऐसा होता है कि शेयर करने की स्थिति में लोग महसूस न करते हों, तो कोई बात नहीं, पर परिवार में इस प्रश्न पर चर्चा होना शुरू हो जाए, ये एक अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल जी। तो एक और प्रश्न ले लें क्या? हाँ बिल्कुल जी। तो एक प्रश्न ये है कि हम अपने आसपास, परिवार में, पड़ोसियों में नज़र घुमाकर देखें, ध्यान दे के देखें कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बड़ा आदमी समझते हैं या जिनके जैसे हम बड़े बनना चाहते हैं, और इस बात पर भी चर्चा करें कि वो बड़े क्यों हैं, ऐसे कौन से गुण हैं उनमें जो उन्हें बड़ा बनाते हैं। बढ़िया। तो इसी के साथ हाँ। बड़ा आदमी कहानी को हम समाप्त करते हैं। हाँ।
और पर आपकी अब आप- चर्चा जारी रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं जी। 2 मिनट के लिए शांत बैठकर। तो आप चाहें तो आंखें बंद रखें या खुली रखें, आपकी इच्छा है। आप 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे और इस सत्र में हमने जो भी किया, आपके जो भी विचार और भावनाएं आए, उनके ऊपर मनन करेंगे। जी। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी आपके अनुभव हैं, यदि आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हैप्पीनेस दिल्ली के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जा करके हमें बता सकते हैं। साथ ही यदि कुछ और जानने की इच्छा हो दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास के बारे में, तो उसके लिए आप हमारा एक ब्लॉग है जिस पर आप पहुंच सकते हैं, happinessdelhi.blogspot.com। यहाँ पहुँचें, आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, पढ़ें और आगे बढ़ें। नमस्कार, फिर मुलाकात है।